हाय एवरीवन, मैं अश्विन। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज हम मॉक टेस्ट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। पिछले वीक से ही ये सीरीज़ स्टार्ट की गई है। हर मॉक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे अलग अलग टाइप के। पिछले वीक हमने पहला टेस्ट डिस्कस कर लिया है, तो इस वीक आज यानी कि हम मॉक टेस्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और इसका PDF डॉक्यूमेंट ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है, कल ही अपलोड कर दिया गया था, ताकि आप सभी लोग इसे डाउनलोड करके पहले से ही पढ़ लें, ताकि मैक्सिमम सजेशंस आप देख सकें, मैक्सिमम इनपुट्स आप दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट आप ले जा सके इस सेशन से। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। एक बात मैं आपको और बता दूं कि मैंने सोचा है कि एक हफ्ते में सिर्फ एक मॉक टेस्ट नहीं बल्कि 2 मॉक टेस्ट कराया जाए। तो आज फ्राइडे है, आज पहला मॉक टेस्ट हो जाएगा और कल होपफुली जो है ST नंबर 3, अगली ST जो है आप सबको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। और इस संडे को यानी कि परसों इसी टाइम पे पॉसिबली हम मॉक टेस्ट नंबर 3 का भी डिस्कशन करेंगे। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं उन सभी का वेलकम। बीच बीच में आपकी जो भी क्वेरीज हो आप करते रहें। मैं जो है लाइव चैट के माध्यम से आपके उन क्वेश्चंस को आंसर करता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो पहला सेक्शन है वो कॉमन एरर्स का है। सामने स्क्रीन पे आपको 10 कॉमन एरर्स दिख रही हैं। ये डिमांड थी हमेशा से स्टूडेंट्स की, स्पॉटिंग एरर्स के क्वेश्चन ज़्यादा रखे जाए, इसीलिए सबसे ज़्यादा स्पॉटिंग एरर्स के ही क्वेश्चंस हैं। अब हम बैक टू बैक इन 10 के 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे आपकी हेल्प से। आप ध्यान से सबको सुनते रहिएगा। फर्स्ट सेंटेंस कहता है, वी मस्ट डिस्कस अबाउट द सीटिंग अरेंजमेंट विद द इवेंट मैनेजर बिफोर इट इज़ टू लेट। आप चाहें तो कहीं लिख लें, बिफोर इट इज टू लेट एक फ्रेज है जिसका मतलब है इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। अक्सर जो स्पोकन इंग्लिश में डील करते हैं वो टीचर्स ऐसी फ्रेज को पढ़ाते हैं कि इससे पहले बहुत देर हो जाए। जैसे कोई कहे आप नशा छोड़ दें इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यू मस्ट क्विट स्मोकिंग बिफोर इट इज टू लेट। चलिए क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। प्रॉब्लम आप सबको नजर आ रही होगी, वो ये कि डिस्कस के बाद अबाउट नहीं आएगा। देयर इज अ रूल कि आप डिस्कस के बाद अबाउट का यूज ना करें। डिस्कस है, डिफाइन है और डिस्क्राइब है, इनमें से किसी के भी बाद आप अबाउट का यूज नहीं करते, क्योंकि ये नहीं कहा जाता कि हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। नहीं, हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, हम इस विषय को डिस्कस करेंगे, हम इस विषय के बारे में डिस्कस करेंगे, ये बात नहीं कही जाती। तो आप इस अबाउट को रिमूव कर दें। मीनिंग इसका ये है कि जो इवेंट मैनेजर है हमें उससे सीटिंग अरेंजमेंट को लेकर डिस्कशन कर लेना चाहिए इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए। सिंस आई स्पेंट अवे ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ मनी ऑन ग्रोसरीज। कोई कह रहा है कि चूंकि सिंस यहां पर एक कंजंक्शन है, जब भी कभी किसी सेंटेंस की शुरुआत में सिंस आए और एक सेंटेंस आगे बने तो इसका मतलब है कि सिंस एक कंजंक्शन है और उसका मीनिंग होगा चूंकि। सिंस आई स्पेंट अवे ओनली लिटिल अमाउंट ऑफ मनी ऑन ग्रोसरीज, चूंकि मैंने सिर्फ थोड़ा ही पैसा खर्च किया था वस्तुओं को खरीदने में। ग्रोसरी आइटम्स मतलब घरेलू उपयोग की वस्तुएं। आई हैड लिटिल लेफ्ट एट द एंड ऑफ माई शॉपिंग। मुझे उम्मीद है कि आप सब इसी बात को लेके कंफ्यूज्ड होंगे कि किस लिटिल की जगह पर आ लिटिल किया जाए। जो पहला लिटिल है, लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, उसे किया जाए आ लिटिल अमाउंट ऑफ मनी, या फिर जो दूसरा लिटिल लेफ्ट है उसमें लिटिल के पहले आ लगा दिया जाए। तो ध्यान से समझिएगा। एक तो जो पहला लिटिल है उसके पहले ओनली लगा हुआ है। ओनली एक ऐसा वर्ड है जो अपने आप में ही मात्रा अथवा संख्या को कम कर देता है, जिसकी वजह से लिटिल नेगेटिव है और चल जाएगा। बोलने वाला व्यक्ति भी यही कह रहा है कि चूंकि मैंने जो वस्तुएं खरीदनी थी उनको खरीदने के लिए थोड़ा ही रुपया खर्च किया था, मात्र थोड़ा ही रुपया, बहुत कम रुपया ही खर्च किया था, ना के बराबर खर्च किया था, तो ये लिटिल हो गया। अब इसी वजह से जब शॉपिंग मेरी एंड हुई तो मेरे पास कुछ पैसे बच गए। तो पहले आपने पैसे कम खर्च किए, तभी तो बाद में आपके पास थोड़े बहुत पैसे बच गए। तो आपको जो लिटिल लेफ्ट है ना,
उसके पहले आर्टिकल ए लगाना चाहिए, क्योंकि यहां पैसे कम खर्च किए गए हैं। जब खर्च किए गए हैं तो कम खर्च किए गए हैं, और जिसकी वजह से जो पैसा बच गया है वो थोड़ा सा ज्यादा बच गया है, इस वजह से आ लिटिल लेफ्ट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। बहुत ही कॉमन नेचर ऑफ क्वेश्चन है ये, मतलब इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड है, डिफिकल्ट है, सब कहा जा सकता है, लेकिन इतना कॉमन है कि हर किसी ने इस क्वेश्चन के रूल को पहले पहले पढ़ रखा होगा। अब सबको मालूम होगा कि नो सूनर के बाद कनेक्टर के रूप में दैन का यूज किया जाता है। THAN दैन का यूज किया जाता है, और आप जब सेंटेंस को पढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो वहां देन लिखा हुआ है, जहां पर देन लिखा हुआ है आप वहीं पर दैन कर दीजिए। हाँ, अगर आपका ये सवाल है कि नो सूनर के साथ दैन ही क्यों आता है, इफ यू हैव सच क्वेश्चन कि दैन ही क्यों आता है, तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट, वो ये कि नो सूनर में जो सूनर है इट इज इन कंपेरेटिव डिग्री, और कंपेरेटिव डिग्री का कनेक्टर दैन ही तो होता है, लाइक बेटर दैन, बिगर दैन, हायर दैन, लॉन्गर दैन। ठीक इसी प्रकार से जब आप सून को सूनर लिखेंगे, सूनर भी कंपेरेटिव डिग्री हो जाएगा, और कंपेरेटिव के बाद दैन लगता है तो यहां भी लगेगा दैन। मीनिंग सुन लीजिए। जैसे ही चोर ने पुलिस मैन को देखा, पुलिस वाले व्यक्ति को देखा, देन के प्लेस पे दैन, ही जंप्ड ओवर द वॉल, वो दीवार के ऊपर से छलांग लगा के कूद जाता है, एंड रन अवे, और भाग जाता है। तो इस तरीके से हमने शुरू के 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। आप सभी लोग अपने अपने स्कोर को कैलकुलेट करते हुए चले। हर स्लाइड के एंड पे मैं आपसे पूछता रहूंगा लाइव चैट में कि आप अपना अपना स्कोर मुझे मैसेज करें, आप अपना अपना स्कोर मुझे मैसेज करते रहें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। डॉक्टर रमन इज वन ऑफ द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर रमन साइंटिफिक इफेक्ट वाले, शायद रमन इफेक्ट के नाम से जो उन्होंने खोज की थी उसको कहा जाता है रमन इफेक्ट। डॉक्टर रमन इज वन ऑफ दोज ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया who has earned everlasting fame। everlasting fame का मतलब है ऐसी प्रसिद्धि जो कभी नहीं खत्म होगी। फेम का मतलब है प्रसिद्धि, everlasting जो हमेशा बनी रहे। for scientific researches मतलब डॉक्टर रमन साहब उन महान, इस धरती के उन महान पुत्रों में से एक हैं जिन्होंने अपनी साइंटिफिक रिसर्च के लिए ऐसी प्रसिद्धि हासिल की है जो कभी नहीं जा सकती। अब आप इस क्वेश्चन की एरर पे फोकस करें, वो ये कि जो आप बीच में हु देख रहे हैं, हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है। जब भी कभी किसी भी सेंटेंस के बीच में कोई WH वर्ड आए, जैसे डॉक्टर रमन इज वन ऑफ द ग्रेट सन्स ऑफ इंडिया, ये सेंटेंस आया और उसके बाद अब हु लिखा हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन में जब कोई WH वर्ड आता है, कैसी सिचुएशन में, समवेयर इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस, वाक्य के बीच में कहीं, तो जो WH वर्ड होता है लाइक हु, हुम, विच, व्हेन, व्हाट, वेयर, ये सब के सब रिलेटिव प्रोनाउंस बन जाते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउंस का सबसे पहला रूल है दैट रिलेटिव प्रोनाउंस वर्क एज पर इट्स एंटीसीडेंट, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अगर एंटीसीडेंट मेल है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी मेल है, अगर एंटीसीडेंट नॉन लिविंग है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी नॉन लिविंग है। और बड़ी बात, इफ एंटीसीडेंट इज सिंगुलर रिलेटिव प्रोनाउन इज ऑल्सो सिंगुलर, और अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो रिलेटिव प्रोनाउन भी प्लूरल हो जाएगा। अब जो हु लिखा हुआ है, हु के ठीक पहले तो इंडिया लिखा हुआ है, एंटीसीडेंट जो ठीक पहले आया हो, जो पहले आया हो खास तौर पे, तो हु के पहले, ठीक पहले तो इंडिया लिखा है, पर दिमाग चलाइए, क्या इंडिया के लिए हु आ सकता है? नहीं ना सर। सन्स के लिए हु लिविंग बींग्स की बात करेगा, ह्यूमंस की बात करेगा, तो सन्स के लिए हु आना चाहिए। अब सन्स चूंकि प्लूरल है, सन्स प्लूरल है, अब जब सन्स प्लूरल है तो हु प्लूरल हो गया, और जब हु प्लूरल हो गया तो हु के बाद जो हैज आपने लिख रखा है विच इज सिंगुलर वर्ब, आप इसे तुरंत बदल करके हैव कर दीजिए ताकि ये प्लूरल हो जाए। उम्मीद है समझ में आया होगा। बहुत तेजी से लोग समझा देते हैं इस रूल को, और समझ भी जाते हैं लोग कि WH वर्ड अपने एंटीसीडेंट को देखेगा, हु
सन्स को देखेगा, सन्स उसका एंटीसीडेंट है, एंटीसीडेंट जो पहले आए। अब सन्स प्लूरल तो हु प्लूरल, जब हु प्लूरल तो फिर हैज के प्लेस पे क्या होना चाहिए, हैव हो जाना चाहिए। इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी अटेम्प्ट कर ले जाते हैं। अब नंबर 5 को पढ़िए, आर्म्स आर गिवन टू द पुअर। दो बातें, एक तो आर्म्स यहां पर नाउन है और प्लूरल है, इसी वजह से आर्म्स के बगल में प्लूरल वर्ब आर लगी है। आर्म्स का मतलब पैसों की मदद हो सकता है, भिक्षा जिसको कहा जा सकता है इन प्लूरल सेंस। गिवन टू द पुअर्स, ये जो पुअर्स में आपने एस लगाया है, दिस इज वेयर यू हैव कमिटेड अ मिस्टेक। आप पुअर में एस ना लगाइए, जानते हैं क्यों? एस लगा करके आपने इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की, जबकि प्लूरल और सिंगुलर ये जो प्रॉपर्टी है इट लाइज विद नाउन या फिर प्रोनाउन। मतलब सिंगुलर या प्लूरल होने का जो गुण है ये नाउन और प्रोनाउन के भीतर है। खास तौर पे नाउन में ये चीज खास दिखती है, जैसे कि बॉय में एस लगा के बॉयज कर दिया। अब पुअर एक नाउन नहीं है, अगर पुअर नाउन होता तो पुअर चल जाता, लेकिन पुअर इज एन एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव एस नहीं लगाता, अनलाइक ए नाउन जो कि एस लगा के प्लूरल कर लेगा। एडजेक्टिव ऐसा नहीं करता, याद रखें दैट पुअर इज एन एडजेक्टिव और एडजेक्टिव एस नहीं लगाता। तो एस को हटा दें। हालांकि जो मनोरथ है वो अभी सिद्ध नहीं हुआ है। पूरी बात ये नहीं है जो मैंने अभी तक बताई, पूरी बात ये है कि जो पुअर एडजेक्टिव है जब इसके पहले आर्टिकल दा लगाया गया है, देखिए ना लगा हुआ है, तो इट हैज बिकम अ प्लूरल नाउन। देयर इज अ रूल इन इंग्लिश ग्रामर कि अगर आप किसी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल दा लगा दें और वो एडजेक्टिव अपने टाइप के सभी लोगों से बात करने लगे तो वो एडजेक्टिव नहीं बचता, तब वो एडजेक्टिव एक प्लूरल नाउन बन जाता है। जैसे पुअर एडजेक्टिव है, गरीब इसका मीनिंग होता है, जब आप दा पुअर लिखेंगे तो ये बन जाएगा प्लूरल नाउन और तब ये सभी गरीब लोगों की बात करने लगेगा। तो यही मैंने कहा कि अगर कोई एडजेक्टिव आर्टिकल दा लगा के उस प्रकार के सभी लोगों से बात करे तो हम उसे फिर प्लूरल नाउन कंसीडर करते हैं। तो आर्म्स आर गिवन टू द पुअर, एस को रिमूव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। समझ में आ रहा है आप सभी को? प्लीज मुझे लाइव चैट के माध्यम से बताते रहें कि मैं कितना सक्सेसफुल हो रहा हूं अपनी बात में, है ना, और क्वालिटी कैसी है कंटेंट की, इसको भी जरा मुझे बताते रहें। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए। देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर्स। बहुत ही बेसिक रूल है दैट व्हेनेवर अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद देयर, तो जो देयर के बाद वर्ब आए उसे देयर के मुताबिक ना लिखें। देयर से शुरू होने वाला सेंटेंस आगे चल के जो वर्ब लेता है वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं होती, बल्कि उसके बाद जो कंटेंट आता है उसके अकॉर्डिंग होती। जैसे एक एग्जांपल में देता हूं, सुनिए। देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। अब ये जो देयर के बगल में इज लगा हुआ है ये बॉय की वजह से आया है। सिमिलरली अगर आप अ बॉय की जगह सम बॉयज कर दें तो देयर आर सम बॉयज हो जाएगा। तो देयर के बाद आने वाली वर्ब देयर की नहीं होती। तो यहां पे जो इज लगा है गलत है या सही है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन ये जो देयर के बगल में इज है ये देयर की वर्ब नहीं है, किसी बाद वाले की वर्ब है। अगर बाद का स्ट्रक्चर सिंगुलर है तो इसको रहने दीजिए, और अगर वो स्ट्रक्चर प्लूरल है तो बिना विलंब किए आप इसको आर में तब्दील कर दें। कम से कम इतना जरूर कर दें, सिंगुलर को प्लूरल कर दें, और यही करना है क्योंकि देयर इज के बाद क्या लिखा है? अ लार्ज नंबर ऑफ चाइनीज वर्कर्स। A large number of Chinese workers, प्लूरल हो गया ना वर्कर्स, तो आपको देयर के बाद इज नहीं बल्कि आर लगाना चाहिए। एक चीज और देख लीजिए, अभी अभी मैंने जो क्वेश्चन नंबर 4 में रिलेटिव प्रोनाउन और एंटीसीडेंट का रूल पढ़ाया, सेम रूल यहां अप्लाई हुआ है। वर्कर्स के बाद में हु लगा हुआ है, हु रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि सेंटेंस के बीच में आया है। अब हु अपने एंटीसीडेंट को देखेगा, हु का एंटीसीडेंट वर्कर्स है, वर्कर्स प्लूरल है, हु भी प्लूरल हो गया, इसी वजह से देखिए आर लगा हुआ है। अगर इज लगा होता सो इट वुड हैव बीन अ रॉन्ग सेंटेंस। समझ में आ रहा होगा आप सभी को? इसका मीनिंग है बहुत सारे चाइनीज वर्कर्स हैं जो इंडियन सॉफ्टवेयर कंपनीज में कार्यरत हैं। नंबर 7 को देखिए। इट बीइंग अ फाइन डे। जनरली जब कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट होता है
तो वहीं पर गलत हो जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि गलत क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस बीइंग से स्टार्ट हो तो प्रायः उसको करेक्ट करने के लिए उसके पहले इट लगा दिया जाता है, पर यहाँ तो इट ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये गलत नहीं है बल्कि सही है। इट बीइंग अ फाइन डे, अच्छा दिन होने के कारण या नाते आई एंड माई ब्रदर, यही प्रॉब्लम है। वो अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन का रूल लगाइए। अरेंजमेंट ऑफ प्रोनाउन का रूल कहता है कि पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा और फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब सेकंड पर्सन तो यहाँ है नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन लिखें, माई ब्रदर को पहले लिखें, क्योंकि माई ब्रदर का जो ब्रदर है इट इज अ नाउन। और आप सबको मालूम होगा, यू गाइस मस्ट नो कि नाउन कम्स अंडर थर्ड पर्सन कैटेगरी। तो माई ब्रदर नाउन होने के नाते थर्ड पर्सन हो जाएगा और आई जो है वो फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। व्हाट यू नीड टू डू इज टू स्वैप देयर पोजीशंस। पहले आप माई ब्रदर लिखें, फिर एंड के बाद आई लिखें, तो अपने आप सही हो जाएगा। वेंट आउट फॉर एन एक्सकर्सन, एक्सकर्सन को कहीं लिख लें। सैर सपाटा को कहा जाता है ऐसे ही टहलने के लिए, टाइम पास करने के लिए जब आप कुछ दूरी तक घूम कर आए तो वो एक्सकर्सन कहा जाता है। लेट्स रीड आउट सेंटेंस नंबर 8। इट सेज द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के चेयरमैन हैं, मेट द आरबीआई, मेट द सीनियर आरबीआई ऑफिशियल्स, उन्होंने सीनियर आरबीआई अधिकारियों से मुलाकात की। एंड गिवन, ध्यान से देखिएगा सर, ये गिवन ही प्रॉब्लम कर रहा है। इस गिवन को गिवन नहीं बल्कि गेव हो जाना चाहिए। क्यों? गिवन थर्ड फॉर्म है और गेव सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म क्यों चाहिए तो सुनिए, जब आपने एंड के बाद सीधे वर्ब लिखी, गिवन या गेव कुछ भी, उसके पहले सब्जेक्ट नहीं लिखा, इसका मतलब है कि एंड के बाद जो वर्ब बैठी है उसका सब्जेक्ट वही है जो एंड के पहले बैठी वर्ब का है। जैसे एंड के पहले जो वर्ब बैठी है वो मेट है, और मेट जो है वो सेकंड फॉर्म है। अब जब एंड के पहले बैठी वर्ब सेकंड फॉर्म में है तो एंड के बाद बैठी वर्ब आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में कैसे हो सकती है? उसको भी सेकंड फॉर्म में आना चाहिए। चूंकि मेट सेकंड फॉर्म है तो गेव को गेव कर दीजिए। अब हो सकता है कुछ लोगों के मन में डाउट हो कि मेट सेकंड फॉर्म कैसे है, जबकि मीट का सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों ही मेट होता है। आई एग्री, मीट मेट और मेट, लेकिन ये थर्ड फॉर्म नहीं है। वाई सो? क्योंकि थर्ड फॉर्म हमेशा अपने पहले कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी तो लगाती है, लाइक द चेयरमैन ऑफ ऑल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैव मेट, हैड मेट कोई ऑक्सिलरी वर्ब वो तो नहीं है। इसका मतलब है कि ये थर्ड फॉर्म नहीं बल्कि सेकेंड फॉर्म है। जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है इट डज नॉट एवर टेक एनी सॉर्ट ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब बिफोर इट, इस वजह से ये सेकेंड फॉर्म है। सिंस मेट इज सेकेंड फॉर्म तो एंड के बाद गिव का भी सेकेंड फॉर्म रखिए। गिव का सेकेंड फॉर्म गिवन तो होता नहीं, तो आप गेव कर दीजिए जो कि इसकी सेकेंड फॉर्म होगी। मीनिंग है कि बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर बैंकों के चेयरमैन ने आरबीआई ऑफिशियल से मुलाकात की है और अपने सुझाव दिए हैं ताकि जो नई पॉलिसी आई है उसको सफलतापूर्वक कैसे इंप्लीमेंट किया जा सके, इसको लेकर सुझाव भी दिए हैं। फटाफट 2 और क्वेश्चंस रह गए हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, फिर अगले सेक्शन पे चलेंगे। नंबर 9 कहता है इंडिया नीड्स सच एन एजुकेशन सिस्टम। आप इसे एजुकेशन भी बोल सकते हैं, एडुकेशन भी बोल सकते हैं, चॉइस इज टोटली योर्स। इंडिया नीड्स, भारत को चाहिए या जरूरत है, सच एन एजुकेशन सिस्टम, भारत को एक ऐसी शिक्षा नीति की या शिक्षा के सिस्टम की जरूरत है, विच, बहुत ही साफ गलती पता चल रही है। कंजंक्शन का रूल है कि सच के बाद कभी भी हु, हुम या विच नहीं आने चाहिए। सच के बाद या तो दैट आ सकता है या फिर एज आ सकता है। सच हु नहीं होता, सच हुम नहीं होता, सच विच नहीं होता। ऑल दिस इज नॉनसेंस, ये नहीं होता। सच के बाद दैट आता है तो जहां विच लिखा गया है वहां पर आप क्या लगा दीजिए? दैट लगा दीजिए। मीनिंग हमें एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था की जरूरत है दैट कैन इनकलकेट, कहीं लिख लीजिए, इनकलकेट का मतलब उड़ेलना, डालना है ना, शामिल करना, एक तरीके से इन्फ्यूज करना, सिखाना जिसको कहा जा सकता, सिखाना, ट्रेन करना, सोशल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स एंड इनरिच देयर पर्सनालिटीज। इनरिच का मतलब बेनिफिट पहुंचाने से है, तरक्की से है। लिखा हुआ है कि हमें एक ऐसी शिक्षण प्रणाली की जरूरत है जो छात्रों में
सामाजिक वैल्यूज को इनकलकेट कर सके कि कितना जरूरी है सोशल बन के रहना, कितना आवश्यक है घर वालों से पड़ोसियों से सही से पेश आना। हाँ, और इसी बहाने उनके व्यक्तित्व में और निखार आ सके, उसे और इनरिच किया जा सके, मजबूत बनाया जा सके। इनरिच, रिच से बना, रिच मतलब अमीर, ई एन जब लग जाए प्रीफिक्स के रूप में तो शब्द एक वर्ब बन जाता है। ठीक है, नंबर 10 पढ़िए। द मोटिव ऑफ दीज एग्जीक्यूशंस, पहली बात एग्जीक्यूशंस का मतलब फांसी देने से है, यहाँ पर मोटिव का मतलब है इरादा। तो जो फांसी दी गई है, ये जो एग्जीक्यूशंस हुए हैं, प्लूरल फॉर्म है, इनका जो मोटिव है, अब आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि एग्जीक्यूशंस चूंकि प्लूरल है तो इसकी जगह आर लगाएं। गलत, एग्जीक्यूशंस की वर्ब ही नहीं है, वर्ब तो मोटिव की है। साफ सुथरा नियम है कि ऑफ के पहले जो वर्ड हो उसका सब वो सब्जेक्ट माना जाएगा, वर्ब उसको मिलनी चाहिए। और हिंदी से भी पढ़ लीजिए, इन जो फांसी दी गई है हाल फिलहाल के कुछ दिनों में, इनका उद्देश्य ये है, इनका उद्देश्य ये है के ऊपर बिंदी नहीं आ रही है तो सिंगुलर फॉर्म में है, इज टू इंस्टिल फियर इन पोटेंशियल ऑफेंडर्स। ऑफेंडर्स गुनहगारों को बोलते हैं, पोटेंशियल ऑफेंडर्स का मतलब है ऐसे लोग जो संभवतः गुनाह जरूर करेंगे। तो जब लोगों को फांसी दी गई तो इसका उद्देश्य यही था ताकि जो लोग आगे भविष्य में ये काम करने वाले हों उनके भीतर भय का माहौल डाला जा सके, उनके भीतर भय का प्रवेश कराया जा सके। तो इस तरीके से आज के सेशन का पहला सेक्शन कॉमन एरर्स का, जो कि सबसे लेंथी सेक्शन होता है, उसे हमने पूरा कर लिया है। अब आगे के सेक्शंस को बारी बारी पढ़ लेते हैं। इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का डिस्कशन करेंगे। कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स के हैं और कुछ क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 11। वी मस्ट, फिर स्पेस है, आर स्टूडेंट्स ऑन सब्जेक्ट्स लाइक हेल्थ एंड सैनिटेशन बिसाइड्स द यूजुअल सब्जेक्ट्स। यहाँ ये कहा जा रहा है कि हमें अपने छात्रों को यूजुअल सब्जेक्ट्स जो होते हैं जैसे हिंदी, मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब, इसके साथ साथ हमें हेल्थ और सैनिटेशन की भी शिक्षा देनी चाहिए। कुल मिला के सोशल अवेयरनेस भी उनको होनी चाहिए। पर्सनल हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है ये भी मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो किसी सूरत में नहीं होगा क्योंकि लर्न एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं। और साथ ही साथ जो है अगर ट्रांजिटिव भी है, मान लीजिए कभी कभी लर्न को ट्रांजिटिव बना के यूज कर लेते हैं, तो लर्न का मतलब कभी सिखाना नहीं होता, हमेशा इसका मीनिंग है सीखना। आप तो सिखाने की बात करें, टीच नहीं होना चाहिए। इंसिस्ट का मतलब जोर देने से होता है, ठीक है, इंसिस्ट करना मतलब एक तरीके से जोर देना। आपको यहाँ पर एडुकेट को चूज करना चाहिए। वैसे इंसिस्ट लगाने का मन बहुत से लोग करेंगे, खासतौर पे वो लोग जिन्हें ये मालूम है कि इंसिस्ट के साथ प्रेपोजिशन ऑन लगता है। आप थोड़ा सा आगे बढ़िए, इंसिस्ट जैसे लगाया जाए तो आर स्टूडेंट्स के बाद क्या लिखा है, ऑन लगा हुआ है, फिर भी इंसिस्ट नहीं होगा क्योंकि इंसिस्ट का मतलब जोर दे करके कहना, इरिटेट करना, काफी हद तक बार बार कहना। एक सामाजिक चीजों की जब सोशल अवेयरनेस की बातें की जाए तो एक तरीके से लोगों को एडुकेट किया जाता है। जब सब्जेक्ट नॉलेज दी जा रही हो, उपदेश दिया जा रहा हो, जब सब्जेक्ट नॉलेज दी जा रही हो तो आप टीच लगाएं। ऐसे एक सोशल अवेयरनेस की बात की जा रही है तो आपको एडुकेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इंसिस्ट नहीं होगा, इंसिस्ट शिक्षा देने के लिए नहीं होता, जोर देने के लिए होता है। जैसे कोई रिक्वेस्ट है, एक बच्चा इंसिस्ट करता है फादर से कि नहीं मुझे ये खिलौना चाहिए, ये इंसिस्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द रेजिडेंट कॉल्ड अपॉन पॉलिटिशियंस। कॉल्ड अपॉन का मतलब रिक्वेस्ट करने से हो सकता है, गुहार लगाने से हो सकता है, कहने से हो सकता है। तो रेजिडेंट ने पॉलिटिशियन से ये गुहार लगाई या फिर कहा या ये अपील की, नॉट टू, फिर स्पेस है, काउंटर देमसेल्व्स विथ, फेवर देमसेल्व्स विथ, कोप देमसेल्व्स विद और अलाइन देमसेल्व्स विद। आंसर है सर इसका अलाइन, क्योंकि पढ़ने पर ही आपको पता चलेगा कि आपको ये नहीं कहा जा रहा, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि एक नागरिक विशेष ने पॉलिटिशियंस से अपील करते हुए ये बात कही कि वो सांप्रदायिक, कम्युनल मतलब सांप्रदायिक, पैराकियल फोर्सेस मतलब जो सेल्फिश हो, एक तरीके से जो लोकल फोर्सेस हो, जिन्हें सिर्फ अपने ही फायदे से मतलब हो और किसी से नहीं, तो ऐसे लोगों से ना मिले,
ऐसे लोगों से ना जुड़े, ऐसे लोगों से संपर्क या संबंध ना स्थापित करें। अलाइन करने का मतलब ही होता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, और अलाइन के साथ विद लगता भी है। लगता सर कोप के साथ भी विद है, लेकिन कोप विद का मतलब एडजस्ट करने से होता है, मतलब तालमेल बिठाने से होता है, और अलाइन विद का मतलब पार्टनरशिप बनाने से है। तो क्या कहा जा रहा है कि आप ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें। पॉलिटिशियन से ये रिक्वेस्ट की उस बंदे ने कि वो ऐसे लोगों का साथ ना पकड़े। साथ पकड़ना मतलब अलाइन करना एक तरीके से, इसी से तो अलायंस बनता होगा। काउंटर होगा नहीं, काउंटर मतलब तो फाइट करने से हो सकता है, चैलेंज करने से हो सकता है। फेवर का कोई मीनिंग नहीं बनता सर, फेवर के साथ विद नहीं आता, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, अलाइन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। द टीचर ऑर्डर्ड कमल टू लीव द रूम। टीचर ने कमल को यह आदेश दिया कि वो कमरे से बाहर चला जाए, दैट ही मस्ट लीव द रूम एट वंस एंड confront him to return, refuse him to return, forbade him to return, challenge him to return। सर आप confront और challenge ना लगाइए। confront तो लड़ाई करने से हो सकता है, और challenge का मतलब चुनौती देने से हो सकता है कि चुनौती दी कि तुम वापस आ जाओ। नहीं सर, आप ऑप्शन नंबर सी forbade का इस्तेमाल करिए, क्योंकि ये मीनिंग आएगा कि टीचर ने कमल से कहा कि वो तुरंत कमरे से बाहर निकल जाए और वापस आने को मना किया, और ये कहा कि वापस मत आना, मैं मना करता हूं कि तुम वापस ना आओ। एक तरीके से तो मना किया। मना करने के लिए आप फॉरबिड का इस्तेमाल करिए, रिफ्यूज ना लगाइए सर। रिफ्यूज का मतलब मना करना थोड़ी ना होता है कि आप अंदर नहीं आ सकते, वहां नहीं जा सकते। ये मना करना, इसको रिफ्यूज नहीं बोलते। रिफ्यूज का मतलब है कि जैसे किसी ने कि आगे कोई प्रपोजल रखा, शादी का प्रपोजल रखा, किसी ने, सामने वाले बंदे ने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया एक तरीके से, या आपने किसी को बिस्कुट ऑफर किया, उसने मना कर दिया, ये रिफ्यूज करना कहा जा सकता है। हाँ, आपने अपना कैंडिडेचर सबमिट किया और पैनल ने रिफ्यूज कर दिया, उसको नहीं एक्सेप्ट किया, ये मना करना है। कहीं आने जाने के लिए मना करना, इसको सर फॉरबिड कहा जाता है। फॉरबिड का सेकेंड फॉर्म फॉरबिड होता है। फॉरबिड के साथ इन्फिनेटिव भी आता है, टू रिटर्न लगा भी हुआ है, तो ये सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो कि सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है, इसे पढ़िए। ईच परफॉर्मर परफॉर्म्ड, हर प्रतियोगी ने परफॉर्मेंस दी। वेरी वेल दैट, बड़ी ही सरल बात है कि वेरी और दैट का पेयर नहीं है सर। वेरी दैट नहीं होता, कभी नहीं होता। वेरी दैट कोई कंजंक्शन ही नहीं, कोई पेयर ही नहीं है। वेरी वेल दैट गलत सर, बाकी ऑप्शंस देख लीजिए। वेल इनफ दैट, सो वेल दैट, नो इम्प्रूवमेंट, और सो गुड दैट, तो नो इम्प्रूवमेंट तो होना नहीं है। ए, बी या सी में से आपको चूज करना है। तो पहले तो ए को बता देते हैं हम, क्योंकि होना ए को भी नहीं है। वेरी वेल दैट होना नहीं है, जो सेंटेंस भी दिया है, ए को भी नहीं होना है, क्योंकि इनफ के साथ भी सर दैट कभी नहीं आता। ईच परफॉर्मर परफॉर्म्ड वेल इनफ, ये तो ठीक है, लेकिन इनफ अपने बाद दैट नहीं लगाएगा सर। TOO2 ENOUGH इनफ, VERY वेरी, ये आगे बढ़ने पर केवल और केवल 2 प्लस V1 यानी इन्फिनेटिव का यूज करते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? हाँ, इनफ टू मतलब दैट नहीं होना चाहिए, तो वेरी वेल दैट होगा नहीं, वेल इनफ दैट नहीं होगा, इनफ के साथ दैट नहीं आता। अब आपको बी और डी में चूज करना है। यहां भी सो दैट है, वहां भी सो दैट है। सरल शब्दों में मैं आपको बताऊं कि सो दैट एक कंजंक्शन है, होता भी है। सो दैट का मीनिंग होता है इतना की। क्या मीनिंग होता है? इतना की, तो सो दैट होगा। अब सिर्फ ये फाइट है कि गुड होगा या वेल होगा। गुड मतलब एडजेक्टिव और वेल मतलब गुड का ही एडवर्ब। क्या आपको मालूम है कि गुड का एडवर्ब वेल होता है? तो आपको सिर्फ ये तय करना बाकी है, डू यू नीड एन एडजेक्टिव हियर, या फिर आपको एक एडवर्ब की जरूरत है। तो मेरी बात को सुनिए, हर प्रतिभागी ने इतना अच्छा परफॉर्म किया सर। तारीफ आप परफॉर्म करने की कर रहे हैं, और परफॉर्म एक वर्ब है, और वर्ब की तारीफ एक एडवर्ब से करिए। सर अगर परफॉर्मर की तारीफ करें तो आप गुड का इस्तेमाल करें, परफॉर्मर नाउन, गुड एडजेक्टिव। लेकिन जब आप परफॉर्म वर्ब की तारीफ कर रहे हैं, सभी ने बहुत बढ़िया खेला,
ये जो बहुत बढ़िया है ये खेलने की तारीफ में है। जैसे कहा जाए राम तेज दौड़ सकता है, तो अब इस सेंटेंस में जो तेज शब्द आया है ये राम के लिए नहीं है बल्कि दौड़ने के लिए है। तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए है। परफॉर्म इज अ वर्ब, जो वर्ब की तारीफ करे वो एडवर्ब, एडवर्ब वेल होगा, इसीलिए आप ऑप्शन नंबर बी लगाइए। मीनिंग हर परफॉर्मर ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया दैट इट वाज डिफिकल्ट टू जज हु द बेस्ट वाज, कि ये मुश्किल हो गया जज करना कि बेस्ट कौन था। अब मैं आपको बताऊं, जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसे क्वेश्चन नंबर 14 से भी समझा जा सकता है। कैसे? जज के बाद हु द बेस्ट वॉज लिखा है, उसको पढ़िए। हु द बेस्ट वॉज, प्राय तो हु वॉज द बेस्ट होता है, वॉज पहले आता है, लेकिन यहाँ हु द बेस्ट वॉज है। क्यों? क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन के दो नियम है। पहला मैंने आपको कॉमन एरर्स में बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग काम करता है। अब दूसरा नियम जो है मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद पहले सब्जेक्ट और उसके बाद फिर वर्ब को रखता है। तो हु के बाद पहले द बेस्ट आ गया और उसके बाद वॉज नाम की वर्ब आ गई। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट आपको 15 में अप्लाई करना है। कैसे? द इवेंट मैनेजर आस्क्ड द लिटिल बॉय, उस इवेंट मैनेजर ने उस छोटे से बच्चे से पूछा व्हाट इज हिज नेम। वैसे तो यही बोला जाता है व्हाट इज योर नेम, वॉट इज हिज नेम, वॉट इज हर नेम, लेकिन यहां पर जो वॉट है वो सेंटेंस के बीच में आया है ना, आप बताइए। वॉट जो है वो सेंटेंस के बीच में आया है। अब जब बीच में आया है तो इट हैज बिकम रिलेटिव। सिंस इट हैज बिकम रिलेटिव, तो रिलेटिव प्रोनाउन अपने बाद पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब लगाता है। तो वॉट के बाद पहले हिज नेम लिखें। और अब एक छोटी सी बात और सुन लें, आस्क्ड जो लिखा है वो पास्ट टेंस में है। सीक्वेंस ऑफ टेंस का रूल कहता है कि पास्ट का पार्टनर भी पास्ट होना चाहिए, इसीलिए आपको ऑप्शन नंबर ए को नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी को चूज करना चाहिए। ए में भी लिखा है व्हाट हिज नेम, सी में भी गिवन है व्हाट हिज नेम। चेंज सिर्फ ये है कि ए में इज है और सी में वॉज है। चूंकि उधर आस्क्ड लिखा है विच इज पास्ट, तो फिर आपको इधर भी पास्ट टेंस का ही चुनाव करना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 to 15 हो जाता है। अपना अपना स्कोर मुझे लाइव चैट में मैसेज करें और चलिए आगे के क्वेश्चंस को करते हैं। इस स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 16 से लेके क्वेश्चन नंबर 20 है जो कि सिनोनिम्स बेस्ड हैं। फटाफट समझते हैं इन्हें। पहला वर्ड एम्पावरिस्ट है, एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है गरीब। ध्यान से देखिए, इसके बीच में POVER दिया है, इसी को आप पावर्टी से रिलेट कर लेंगे अगर, तो आप सीधे तौर पे जान जाएंगे कि एम्पावरिस्ट का मतलब गरीब से होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही सिनोनिम होगा, क्योंकि डाउन ट्रोडन वर्ड का मतलब भी होता है जो डिप्रीव्ड है, जो वंचित है, या डेक्रिपिट है, जो कमजोर है एक तरीके से, हाँ, सप्रेस्ड है एक तरीके से। एनरिच्ड का मतलब जो जिसके पास बहुत कुछ है, मतलब प्रचुर मात्रा में होने से है। एनरिच को ध्यान से देखिए, RICH रिच का मतलब अमीर से होता है। स्ट्रेच्ड का मतलब चीज़ों को खींचने से है। एम्पावर्ड होने का मतलब ताकतवर होने से है। एम्पावर्ड में POVER देख रहे हैं आप, पावर का मतलब ताकत से है, तो एम्पावर्ड होने का मतलब ताकतवर होने से है। तो एम्पावरिस्ट जिसका मतलब है कमजोर, गरीब, उसका जो सिनोनिम है वो डाउन ट्रोडन हुआ। 17 कोजेंट, कोजेंट का मतलब व्यवहारिक, जेन्युइन, प्लॉजिबल, रियलिस्टिक, ऑथेंटिक, जेन्युइन, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक, एम्पैरिकल, ये सारे वर्ड्स कोजेंट के सिनोनिम है। मैंने बोलते समय प्लॉजिबल भी बोला था, तो प्लॉजिबल इसका सिनोनिम हो जाएगा। कोजेंट मतलब उचित, तर्कसंगत, व्यवहारिक, जिस पर अमल किया जा सके। वैसे ही प्लॉजिबल का मतलब भी यही होता है, तर्कसंगत, व्यवहारिक। जैसे सस्पिशियस देख लीजिए, सस्पिशियस मतलब संदिग्ध हो गया। मडल्ड, मडल्ड का मतलब कंफ्यूज्ड से होता है, जो सब तरफ से फंस गया हो, अब उसे कोई रास्ता ना मिल रही हो। मडल्ड को याद करने का तरीका मड से है। मड मतलब कीचड़, आप कीचड़ में फंस गए हैं तो आपको बाहर निकलने की कोई रास्ता नहीं मिल रही है। वेग का मतलब है अस्पष्ट, जो क्लियर ना हो। डीकैपिटेट, डीकैपिटेट का मतलब है किसी के सिर को धड़ से अलग कर देना। ध्यान से देखिए, कैप लिखा, कैप का मतलब सिर, सिर पे ही तो टोपी लगाई
पाई जाती है? तो कैपिटेट, डीकैपिटेट। डीकैपिटेट मतलब सिर को धड़ से अलग कर देना, इसी को बीहेड कहा जाता है। हाँ, बीहेड कर देने का मतलब है सिर को धड़ से अलग कर देना, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बहुत अच्छा है, इनकार्सरेट। इनकार्सरेट का मतलब है किसी को जेल में बंद कर देना। फिर डिप्लॉय, डिप्लॉय भी अच्छा वर्ड है, इसका मतलब है तैनाती करना, खासतौर पे सुरक्षा बलों के लिए इस्तेमाल होता है, डिफेंस के लोगों के लिए, आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और डी ऑप्शन डेल्व। डेल्व के बाद पहले तो प्रेपोजिशन इनटू लगता है, और डेल्व इनटू का मतलब है डिस्कवर करना, कोशिश करना, ढूंढना, एक तरीके से, है ना, ढूंढने की कोशिश करना। 19 नंबर पे जो वर्ड है वो है एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है कि आपको रियायत मिली हुई है, छूट मिली हुई, आपको ये कर्ज नहीं देना पड़ेगा, एग्जेम्पशन मिल गया। जैसे आप देखिए ना, आईटीआर में रिडक्शन मिलता है कि आप अगर इन इन चीज़ों में पैसा खर्च करेंगे तो एग्जेम्पशन मिल जाएगा आपको, इतने लाख रुपए तक टैक्स एग्जेम्पशन हो जाएगा। तो एग्जेम्पशन का मतलब रियायत से है, आज़ादी से है। इसके ऑप्शंस देख लीजिए, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, कंपंक्शन एक अच्छा वर्ड है जिसका मतलब है रिग्रेट या अटोनमेंट, अफसोस जिसको कहा जा सकता है। आपसे कभी कोई गलती हुई हो और आज आपको उसका बहुत दुख हो तो आप कंपंक्शन को फेस कर रहे हैं। पिक्यूलियर से बनता है ये पिक्यूलियरिटी, पिक्यूलियर मतलब विचित्र होता है। एबरेंट जिसको कहा जा सकता है, ऑड, स्ट्रेंज जिसको कहा जा सकता है। तो पिक्यूलियरिटी मतलब विचित्रता, जिसे इसेंट्रिसिटी बोल सकते हैं, एबरेशन बोल सकते हैं, एबनॉर्मेलिटी बोल सकते हैं, है ना। तो और इम्यूनिटी का मतलब है एक तरीके से ताकत अथवा आज़ादी से। अगर इम्यूनिटी मिली हुई है आपको तो आपको एक तरीके से फ्रीडम मिली हुई है, आप पर ये चीज़ लागू नहीं होती। यही एग्जेम्पशन का सही सिनोनिम है। 19 में जो एग्जेम्पशन वर्ड था जिसका मतलब रियायत, आज़ादी से, छूट से था, उसका सिनोनिम जो है वो इम्यूनिटी ही होगा, आज़ादी ही होगा। और परवर्स, परवर्स का मतलब है जो खराब है, दुष्ट है, एक तरीके से जो मन का साफ नहीं है ना, एक तरीके से उसको परवर्स बोलते हैं। नेफारियस इसका सही सिनोनिम हो जाएगा। नेफारियस मतलब भी होता है बहुत रैश, रूड, हार्ड, हार्श, क्रूअल, इस तरीके से। तो नेफारियस इसका सिनोनिम हो गया। कन्वर्सेंट, कन्वर्सेंट सर कन्वर्सेशन से बनता है, बातचीत करने से। कन्वर्सेंट के बाद प्रेपोजिशन विद लगता है। कन्वर्सेंट का सिनोनिम होता है फेमिलियर, जिस प्रकार फेमिलियर विद होता है वैसे कन्वर्सेंट विद भी होता है। कंप्लायंट सर कंप्लाई से बना हुआ, कंप्लाई का मतलब है रूल्स को फॉलो करना। कंप्लायंट उसे कहा जाता है जो नियमों के अनुरूप काम करे। और रिजर्व्ड का मतलब जो ज़्यादा लोगों से घुलता मिलता ना हो, शांत स्वभाव का हो, जिसके कम फ्रेंड्स हो, जो अल्पभाषी हो एक तरीके से। तो एक्सक्यूज मी, 16 से 20 तक सिनोनिम्स मैंने आपको समझा दिए। फटाफट आप लोग अपना अपना स्कोर मैसेज करें ताकि पता चले कि आपने ऑलरेडी कितना अच्छा अटेम्प्ट किया था। चलिए अगले सेक्शन एंटोनिम्स को देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और 21 से 25 जो कि एंटोनिम्स के क्वेश्चंस हैं इन्हें कर लेते हैं। एक बात आप गौर से देखिए, जहाँ जहाँ पर भी वोकैब आती है, जैसे 21 में ही देख लीजिए रेलिंक्विश लिखा हुआ है। अब इसका जो भी एंटोनिम हो वो अलग बात है, लेकिन बाकी ऑप्शंस भी मैंने वीक नहीं रखे हैं। मेरा हमेशा से यही तरीका रहता है कि चाहे सिनोनिम्स पूछे जाएं चाहे एंटोनिम्स पूछे जाएं, सिर्फ आंसर पे ही फोकस ना किया जाए, उसके साथ में और भी जो ऑप्शंस हैं दे शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग, उनका भी एक अच्छा मीनिंग होना चाहिए। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आप चाहे सिनोनिम्स पढ़ें चाहे एंटोनिम्स पढ़ें, आप वोकैबुलरी को तैयार कर रहे हैं। अगर रेलिंक्विश में ये जो पहला वर्ड है, अगर आप सिर्फ रेलिंक्विश को समझें और जो इसका एंटोनिम है सिर्फ उसको समझें और बाकी तीनों वर्ड्स में बहुत इजी दूं तो पर्पस सॉल्व नहीं हुआ। जनरली यही देखा भी जाता है कि जो पूछा जाना होता है सिर्फ उस पर ही फोकस रहा जाता है, बाकी चीज़ों को बहुत इजी रखा जाता है। मैं कोशिश करता हूं कि ऐसा ना करूं, इस वजह से आप बाकी ऑप्शंस को भी ढंग से सुना करें और बाद में उनको तैयार कर लें। रेलिंक्विश, रेलिंक्विश एक पॉजिटिव वर्ड है जिसका मतलब है सुख सुविधाओं को त्याग देना, वानप्रस्थ में चले जाना। रेलिंक्विश का मतलब आपके पास पावर है लेकिन आप उस पावर का यूज ना करें, सुख सुविधाओं को त्याग दे। तो आपको तो ऑपोजिट चाहिए ना सर, रिटेन को यूज करिए। रिटेन करने का मतलब क्या होता है? बनाए रखना। जैसे कई बार ट्रॉफी को रिटेन किया जाता है। चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के एक सीजन में
ट्रॉफी जीतती है, अगले सीजन में फिर से उस ट्रॉफी को बना के रखती है अपने पास, तो रिटेन करती है। जैसे आईपीएल में ही प्लेयर्स को रिटेन किया जाता है, लास्ट टाइम भी प्लेयर्स थे इस टीम में, इस टाइम भी ये प्लेयर्स इस टीम में है। रिटेन करना मतलब ना त्यागना, और रेलिंक्विश का मतलब त्याग देना। रिनाउंस जो लिखा है वो रेलिंक्विश का सिनोनिम है, रिनाउंस का मतलब भी त्यागना होता है। ऑप्शन नंबर सी में जो वेनरेट लिखा है इसका मतलब पूजा करने से है, प्रशंसा करने से है, आदर सत्कार करने से। एक्सटॉल, स्टीम और खास तौर पे रिवेयर या डिफर, ये सब इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। एक्सपंज करना, एक्सपंज करने का मतलब है अननेसेसरी समझते हुए राइटिंग से या स्पीच से किसी सर्टेन सेक्शन को रिमूव कर देना, हटा देना, एक्सपंज करना। खास तौर पे भाषण को, जैसे आप अगर लोकसभा राज्यसभा टीवी देखते हो तो उसमें कई बार जो स्पीकर्स होते हैं वो बोलते हैं कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, दिस शैल नॉट गो इन रिकॉर्ड। इसे यानी कि एक्सपंज कर दिया जाएगा, कट कर दिया जाएगा, है ना। एक्सपंज का ये मतलब है। फलॉन को पढ़िए। फलॉन का मतलब होता है निराशाजनक, जो पूरी तरीके से होपलेस हो चुका हो, डिसमेड हो, डेस्पेयर्ड हो, हताश हो चुका हो, तो ये फलॉन है। आपको देख के पता चल गया होगा कि फलॉन का एंटोनिम जॉयफुल होगा, खुश, चीयरफुल। अनसोशेबल का मतलब तो रिजर्व्ड हुआ, जो ज़्यादा मिलता जुलता ना हो लोगों से। डोसाइल का मतलब शांत से हो सकता है, खास तौर पे डोसाइल का मतलब ओबीडियंट से होता है, जो आज्ञाकारी हो, है ना। डोसाइल होने का मतलब है गौ, जिसको कहा जाता है। फिर बोहेमियन आता है। वैसे ही तो ये वर्ड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस में पूछा जाता है। बोहेमियन का मतलब जिसका जीवन जीने का तरीका जो है परंपरागत ना हो, जो अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग में यकीन रखता हो, जो रूढ़िवादी विचारधारा को ना मानता हो। प्रोग्रेसिव सोसाइटी का जो व्यक्ति है उसे बोहेमियन कहा जाता है। इसे आइकोनोक्लास्ट भी कहा जाता है। बेनफुल का मतलब है गंदा, मैला, बहुत खराब। चरित्र से संबंधित है ये वर्ड, स्वभाव से संबंधित है ना। गलत नीयत के लिए बेनफुल वर्ड आता है। अब इसके सिनोनिम्स को तो पता नहीं करना, एंटोनिम्स का पता करना है। डैमेजिंग नहीं होगा क्योंकि डैमेजिंग तो सिनोनिम हुआ। एडवर्स भी नहीं होगा, एडवर्स मतलब भी विपरीत या खराब या विषम। बेनफुल उसी से मिलता जुलता ही तो है। बेलफुल सर बेनफुल का सिनोनिम है भाई। कई बार टीचर्स पढ़ाते हैं कि चाहे BANE बोलिए और चाहे BALE बोलिए, चाहे बेनफुल बोलिए चाहे बेलफुल बोलिए, दोनों का मतलब होता है गंदा, खराब। फेवरेबल हो जाएगा इसका एंटोनिम, क्योंकि बेनफुल का मतलब खराब, फेवरेबल का मतलब जो हितकर हो। कॉन्कर के बारे में बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि कॉन्कर के बाद प्रेपोजिशन विद आता है। कॉन्कर विद, कॉन्कर विद का मतलब होता है अग्री करना, किसी के साथ सहमत हो जाना। कॉन्कर में CON आ रहा है तो रूट वर्ड है या प्रीफिक्स है ये, जिसका मतलब है सबको रिलेट करने से। तो कॉन्कर विद समबडी, अग्री करने से। तो आपको तो ऑपोजिट चाहिए तो डिफर को चूज करिए ना, डिफर ही डिफरेंस से बन जाएगा। डिफरेंस वर्ड को याद करिए, डिफर अपने आप आपको नजर आ जाएगा। कॉन्कर में आपकी राय दूसरे की राय से मेल खा रही है और डिफर में आपकी राय दूसरे की राय से मेल नहीं खा रही है। कंप्लाई, पीछे ही मैंने बताया आपको, कंप्लायंट वर्ड था, हाँ, मतलब नियम के अनुसार। कंप्लाई के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है? कंप्लाई विद, पॉसिबली। और लेबर का मतलब मेहनत करने से। कंडोन का मतलब है एक तरीके से बर्दाश्त करने से, ऐतराज ना करने से। अनदेखा कर देने से, ओवरलुक करने से, विंक करने से है। मतलब जो कुछ भी गलत है आप उसके खिलाफ आवाज ना उठाएं, बल्कि खैर छोड़ो जाने दो, इस रवैये के साथ उसको उसके खिलाफ आवाज उठाने के बजाय उसको बर्दाश्त कर लें या फिर खास तौर पे उसे अनदेखा कर दें। 25 पढ़िए। स्क्रूपुलस, वैसे तो मैंने कोशिश करके सारे वर्ड्स बहुत अच्छे रखे हैं, मेरी बात आप समझिए सर। जनरली लोग बहुत इजी कंटेंट देते हैं, बहुत इजी वर्ड्स देते हैं। मैं चाहता हूं कि सर आप कम पढ़ें पर अच्छा पढ़ें, मैक्सिमम बेनिफिट को गेन करें। इतने अच्छे अच्छे वर्ड्स मैंने इसीलिए दिए हैं। स्क्रूपुलस का मतलब है जो अपने कार्य को बहुत ही सावधानी पूर्वक करे, खास तौर पे ईमानदारी के साथ करे, सतर्कता के साथ करे, कोई लापरवाही ना करे। आपको तुरंत ऑपोजिट चाहिए तो केयरलेस को चूज कर लीजिए, क्योंकि स्क्रूपुलस का मतलब है विद अलर्टनेस, केयरफुल और
केयरलेस मतलब केयरफुल का ऑपोजिट हो जाएगा। बी में जो इम्पोर्टेंट लिखा है ये पोटेंट का ऑपोजिट है। पोटेंट का मतलब ताकतवर और इम्पोर्टेंट का मतलब है कमजोर या अयोग्य। विटुपरेटिव का मतलब है आपत्तिजनक, आलोचनात्मक, जिसमें कीचड़ उछाया जा रहा हो, जिसे आप डेरोगेटरी बोल सकते हैं, डिफेमेटरी बोल सकते हैं। और मेटिकुलस स्क्रपुलस का सिनोनिम है। स्क्रपुलस मतलब ही सावधान, सतर्क, और मेटिकुलस का मतलब ही सोच समझ करके किसी कार्य को करना। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 21 से 25 एंटोनिम्स। कंटेंट मैंने अच्छा रखने की कोशिश की है। आप मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है कि जो कंटेंट मैंने आज के सेशन के लिए चूज किया है वो कितना अच्छा है, और साथ ही साथ अपने अपने स्कोर्स भी मुझे मैसेज करें। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 से 30 ये ईडियम्स एंड फ्रेजेस पे बेस्ड है, फटाफट समझ लेते हैं इन्हें। रूट एंड ब्रांच। रूट एंड ब्रांच का मतलब है सब कुछ। अब देखिए पेड़ में क्या क्या होता है, जड़ होती है और उसकी शाखाएं होती हैं। अगर जड़ और शाखाएं दोनों को इंक्लूड कर लिया जाए तो फिर बचा ही क्या, मतलब एवरीथिंग, इन्स एंड आउट्स। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। फिर 27 टू मिन्स मैटर्स। मैटर्स मतलब मामला, मिन्स मतलब हेरा फेरी करने से, दबाना, छिपाना, मतलब मैनिपुलेट करने से हो सकता है। तो मेंस मैटर्स का मतलब है चीजों को हाइड करना, कंफ्यूजिंग बना देना, खास तौर पे सच्चाई को छिपा देना। तो मेंस मैटर्स का जो मीनिंग है ऑप्शंस के हिसाब से क्या हो जाएगा, टू कंफ्यूज इश्यूज, चीजों को कंफ्यूजिंग बना देना। मिक्स एवरीथिंग टुगेदर नहीं, मिक्स एवरीथिंग टुगेदर में ये बात नहीं क्लियर की गई है कि मिलाने से चीजें कैसी बन जाएंगी, क्योंकि मेंस मैटर्स का मतलब है चीजों को कंफ्यूजिंग बना देना, उन्हें ऐसा बना देना कि उन्हें इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाए। टू बी वेरी मॉडेस्ट का मतलब है शालीन होना, सभ्य होना। 28 देखिए, कीप एट बे, बे मतलब दूरी से होता है। तो कीप समथिंग और कीप समबडी एट बे का मतलब है किसी अप्रत्याशित अवांछनीय को दूर ही रखना, अवॉइड करना, टालने की कोशिश करना, मतलब बच के रहना। एक तरीके से जो लोग गलत हैं उन्हें कीप एट बे करना हो एक तरीके से। टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग यू प्रॉब्लम्स, किसी चीज पर नियंत्रण लगाना, खास तौर पे कोई आपको नुकसान पहुंचाए इस बात से बचने का प्रयास करना, है ना, रोकना कि वह आपके लिए कोई मुसीबत या समस्या ना खड़ी कर सके। फिर 29 देखिए, गो टू समबडीज हेड। गो टू समबडीज हेड का मतलब ड्रिंक करने से होता है, नशा करने से होता है। बोलते नहीं दिमाग पे चढ़ गई है, तो दिमाग पे चढ़ गई है क्या, दारू चढ़ गई है, सी ऑप्शन होगा। टू मेक समवन डिजी, डिजी मतलब हल्का सा उंघाई आने से हो सकता है, स्लीपी सा फील करना, नशे सा फील करना, एंड स्लाइटली ड्रंक। वही मैंने बोला ना कि गो टू समवंस समबडीज हेड का मतलब नशे की हालत में होना। फिर 30 देखिए, एज एट क्लोज क्वार्टर्स। अब क्वार्टर्स घर को कहा जाता है। जो लोग रेलवे में नौकरी करते हैं उन लोगों को क्वार्टर्स मिलते हैं रहने के लिए। तो क्वार्टर्स क्या है, छोटे छोटे घर हैं। क्लोज क्वार्टर्स का मतलब है आपका घर यहाँ है, आपके दोस्त का घर आपके थोड़ी ही दूर पर है, तो वेरी नियर, वेरी नियर। हाँ, सो फ्रॉम अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत करीब से या बहुत करीब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा एट क्लोज क्वार्टर्स का। चलिए अगले सेक्शन पे बढ़ते हैं। बिना कहे आप अपने अपने स्कोर को मैसेज करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 32, 33 देखते हैं, जो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पे बेस्ड हैं। पहला क्वेश्चन है, एन एपरेटस। एपरेटस किसी इंस्ट्रूमेंट को कहा जाता है, एन एपरेटस फॉर रिड्यूसिंग और इंक्रीजिंग द वोल्टेज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग करंट। इसके लिए तो ट्रांसफार्मर ही तो होता है, मतलब पावर सप्लाई को, करंट को मेंटेन करना, कभी बढ़ाना कभी कम करना, है ना। ऑल्टरनेटिंग करंट शॉर्ट में एसी कहा जाता है। तो ट्रांसफार्मर इसका आंसर हो जाएगा। बाकी बैरोमीटर देखिए, याद रखें कि प्रायः वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के बाकी ऑप्शंस भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ही होते हैं, तो उन पर भी ध्यान देना हमें चाहिए। बैरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो शायद दाब मापने के लिए होता है, प्रेशर को मेजर करने के लिए। सेस्मोग्राफ जो है वो संभवतः चट्टानों से रिलेट करता है, और थर्मोमीटर तो एक तरीके से बॉडी टेम्परेचर को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेस्मोग्राफ एक तरीके से अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चट्टानों से रिलेट जरूर करता है, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो चट्टानों के टकराव में से ही तो प्रायः होता है। तो सेस्मोग्राफ बता दिया मैंने, बैरोमीटर बता दिया, थर्मोमीटर और ट्रांसफार्मर आंसर है, ये भी बता दिया। 32 देखिए, सर्कुलर बिल्डिंग ऑफ और हॉल, अ सर्कुलर बिल्डिंग ऑफ अ हॉल। तो इसको कहा जाता है
रोटुंडा मतलब एक गोल गोल जो आकृति हो किसी बिल्डिंग पे, उसको रोटुंडा कहा जाता है। फिर एडिफाइस, एडिफाइस तो कुछ बनाने से हो सकता है, कुछ मूर्ति बनाने से या कुछ बड़ा सा बनाने से हो सकता है। फिर पैलेस कोई महल हो सकता है। स्पायर का मीनिंग आपने चर्च देखा होगा, तो चर्च में टॉप पे जो एक तरीके से लंबी सी लाइन एक निकली हुई होती है ना, उसके लिए स्पायर का इस्तेमाल किया जाता है। जो चर्च वाली बिल्डिंग होती है उसके टॉप पे जो एक टॉल पॉइंटेड स्ट्रक्चर होता है, उसको स्पायर कहा जाता है। और जो एडिफाइस वर्ड मैंने बताया उसका मीनिंग तो एक भव्य इमारत से, बहुत अच्छी बहुत भव्य जो इमारत हो उसको एडिफाइस बोला जा सकता है। तो जो सर्कुलर शेप में हो उसको रोटुंडा कहेंगे। फिर 33 देखिए, शीथ, शीथ का मतलब कवर से होता है। फॉर द ब्लेड ऑफ अ स्वार्ड, खासतौर पे तलवार जिसमें रखी जाती है उस कवर को क्या कहा जाता है, तो स्कबर्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए। डेन्यूड का मतलब तो खींच लेना, छीन लेने से होता है। एक्सक्यूज मी। डाइवर्ज का मतलब खुलासा करने से होता है। एक्सपोज का मतलब भी खुलासा करने से होता है। तो जो एक तलवार की ब्लेड को रखने के लिए जो कवर होता है उसको शीथ, शीथ जो कवर होता है उसका जो नाम होता है ना, उसको स्कबर्ड कहा जाता है। चलिए अब रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं। पी 34 का पहला सेंटेंस, फॉर दैट वी नीड पीपल हु पॉजेस नॉट ओनली हाई स्किल्स बट हाई वैल्यूज एज वेल। इसके लिए हमें सिर्फ ऐसे लोगों की आवश्यकता नहीं है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सिर्फ बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे ही ना हो, बल्कि बहुत ज़्यादा एक तरीके से सभ्यता भी उनके भीतर हो, मॉरल वैल्यूज़ और सोशल वैल्यूज़ भी उनके भीतर हों। क्यों देखिए, सो द नीड ऑफ द आर इज नॉट ओनली स्किल बेस्ड एजुकेशन बट ऑल्सो वैल्यू इंस्पायर्ड एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। मतलब तो इससे पता चलता है कि आज की आवश्यकता, नीड ऑफ द आवर एक फ्रेज है जिसका मतलब है आज की आवश्यकता, ये नहीं है केवल कि सिर्फ स्किल बेस्ड एजुकेशन दी जाए कि लोग बहुत होशियार हो जाए, साथ ही साथ ऐसी भी एजुकेशन दी जाए जिसमें लोगों को एक दूसरे की रिस्पेक्ट, वैल्यूज भी मालूम हो, कैसे बड़ों से पेश आना चाहिए, है ना, ये चीजें भी। आर देखिए, व्हेन वी टॉक ऑफ इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन अ क्वेश्चन अराइजेस एज टू व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन नीड्स टू बी गिवन टू द यंगस्टर्स। मतलब जब हम बात करते हैं कि शिक्षा में हम कुछ बड़ा करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, तो एक सवाल आता है कि हम कैसी शिक्षा देना चाहते हैं अपने यंगस्टर्स को, किस तरीके की शिक्षा हम उन्हें देना चाहते हैं। आर एम इज टू इवॉल्व नॉट जस्ट एन एफ्लुएंट सोसाइटी। एस मतलब हमारा उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम एक अमीरों का साम्राज्य समाज बना दे, इवॉल्व मतलब डेवलप करने से, एफ्लुएंट मतलब रिच, बट एन एग्लिटेरियन, जस्ट, ह्यूमेन एंड कंपैशनेट सोसाइटी, बल्कि साथ ही साथ एक ऐसा समाज जिसमें सब बराबर हो, सब ईमानदार हो, सब जो है वो मानवता के प्रेमी हो, सब में एक दया भाव हो, ऐसे समाज का भी हमें निर्माण करना है। अमीर तो हो लेकिन इसके साथ साथ ये भी होना चाहिए। दिमाग से काम लीजिए सर, जो कहानी शुरू हो रही है वो आर से शुरू हो रही है, उसी से तो सारी बातें पता चलती हैं। और जो पी में लिखा हुआ वो जो क्यू में लिखा हुआ है, सो द नीड ऑफ द आर इज, ये एंडिंग सेंटेंस होना चाहिए, तो आर एस पी क्यू इसका सही अरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि आर में लिखा, जब बात हम करते हैं शिक्षा प्रणाली को दुरुस्त बनाने की, तो एक सवाल आता है कि किस प्रकार की शिक्षा की जरूरत है, किस प्रकार की शिक्षा में देनी चाहिए। तो उसका जवाब है कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम इस प्रकार के समाज का निर्माण करें जिसमें लोग पैसे वाले भी हों, मजबूत भी हों, साथ ही साथ उनमें मानवता भी हो। फिर एस के बाद पी। अब इसके लिए यही कि हम एक ऐसे समाज का निर्माण करें जिसमें सब अच्छे लोग हों, इसी समाज के निर्माण के लिए एस से पी का रिलेशन हो जाएगा। हमें ऐसे टीचर्स की जरूरत है जो सिर्फ बहुत ज्यादा पढ़े लिखे ही ना हो, बल्कि वो बहुत ज्यादा सामाजिक भी हों, हाई वैल्यूज वाले लोग हों। फिर क्यों आ जाएगा। चलिए इस तरीके से 34 या पहला रीअरेंजमेंट हो जाता है। 35 को देखिए। पहला, द रिवर हुज कोर्सेस, कोर्स रास्ते को कहा जाता है, नदियों का जो रास्ता होता है वो उनका कोर्स बोला जाता है। टेक देम थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री एंड टूवर्ड्स
आप देखिए क्यों the river system of India, the largest basin system of rivers, pour their waters into the Bay of Bengal। मतलब जो रिवर सिस्टम है इंडिया का, रिवर सिस्टम का क्या मतलब है? दुनिया भर की सारी नदियां जो एक जगह मिलती हो, है ना, यही रिवर सिस्टम। लार्जेस्ट बेसिन ऑफ सिस्टम ऑफ रिवर पोर द वाटर्स इनटू बे ऑफ बंगाल। कहा जाता है ना कि तमाम नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। हाउ एवर सम ऑफ, अब आप समझिएगा सर, सम ऑफ के बाद ये इनकम्प्लीट सेंटेंस है, तो आप सम ऑफ से पी को रिलेट कर सकते हैं। सम ऑफ द रिवर्स, वो मतलब पहले बहुत सी नदियां जो हैं बे ऑफ बंगाल में गिर रही हैं। अब कहा जाता है हालांकि सम ऑफ द रिवर्स, हालांकि कुछ नदियां, मतलब क्यू और क्यू और पी का रिलेशन हो सकता है। आर देखिए, द ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एम्प्टी इनटू अरेबियन सी, ना ये अरेबियन सी में गिरती हैं। अब आप दिमाग से खेलिए सर, कुछ नदियां बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं और कुछ नदियां जिनका रास्ता हल्का फुल्का बदल जाता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री से होते हुए जाती हैं, तो वो जो है ईस्ट, क्या लिखा है, ईस्ट ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एम्प्टी इनटू अरेबियन सी में जाकर के वो गिरते हैं अरब सागर में। 7 मेजर रिवर्स अलॉन्ग विद देयर न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज मेकअप, ट्रिब्यूटरी सह नदियों को कहा जाता है, मतलब एक बड़ी नदी की जो और छोटी छोटी नदियां हैं वो ट्रिब्यूटरीज कही जाती हैं। एस से स्टार्ट करिए। तब 7 प्रमुख नदियां, साथ साथ ही उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज भी मेकअप बनाती हैं। अब आप दिमाग से खेलिए सर, यही प्रमुख नदियां क्या बनाती? द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, द रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया मेकअप बनाती हैं। वर्ब है, आगे ऑब्जेक्ट लिखिए, क्यू में लिखा हुआ, एस हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, सब कुछ तो मिल ही गया, तो एस क्यू। और फिर उसके बाद हाँ, मैंने पहले ही बताया कि क्यू से पी का रिलेशन है, और जो नदियां बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती, जिनका रास्ता बदल जाता है, वो जा करके आर में लिखा है कि अरेबियन सी में जाके गिरती हैं। तो इस तरीके से इसका भी अरेंजमेंट आपको पता चल गया होगा, एस क्यू पी आर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं फटाफट। मैं फिर से आपको वही बात बता दूं कि कल पॉसिबली फिर से टेलीग्राम चैनल पे स्पीड टेस्ट नंबर 3 को अपलोड कर दिया जाएगा और परसों फिर से डिस्कशन होगा। मैंने ये सोचा है कि हर हफ्ते में 2 एसटी और उनका डिस्कशन कराया जाए, एक सैटरडे को और दूसरा संडे को, या एक फ्राइडे को और दूसरा संडे को, इस तरीके से। अब जो क्लोज टेस्ट वाला सेक्शन है 36 से 40, ये बहुत स्मार्ट मैंने बनाया है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डेडिकेटेड वोकैब आपको सीखने को मिलेगी, तो बहुत ही अटेंटिवली सुनिएगा। पढ़ते हैं। 6 ऑफ द 8 अक्यूज्ड, ये क्लोज टेस्ट मैंने बनाया है, किसी बुक का छापा हुआ नहीं है, रियल लाइफ पे बेस्ड है। 6 ऑफ द 8 accused in the 2008 रामपुर टेरर अटैक केस were held guilty on Friday। 8 में से 6 लोगों को जो है वो आरोपी माना गया है, अपराधी घोषित कर दिया गया। द कोर्ट इन रामपुर विल अनाउंस, अब अपराधी घोषित कर दिया गया है, गिल्टी मान लिया गया है, तो कोर्ट ऑफ रामपुर क्या अनाउंस करेगा? ऑफ द पनिशमेंट ऑन संडे, की सजा कितनी दी जाए। मतलब ये तो तय हो गया है कि फला व्यक्ति जो है अपराधी है, अब सिर्फ ये तय करना बाकी है कि उसको सजा जो दी जाए वो कितनी दी जाए। तो ध्यान से सुनिए, सजा 6 महीने की, 6 साल की, 10 साल की कितनी होगी? दिस इज कॉल्ड क्वांटम ऑफ पनिशमेंट, डेडिकेटेड वर्ड है ये। सजा कितनी होगी वो क्वांटम ऑफ पनिशमेंट होगा। नेचर ऑफ पनिशमेंट नहीं होता सर, नेचर ऑफ जॉब होता है, नेचर ऑफ क्राइम होता है। लिख लीजिएगा कहीं पर, कैसी नौकरी है, किस श्रेणी का अपराध है, नेचर ऑफ क्राइम, नेचर ऑफ जॉब होता है। सजा कितनी होगी? क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। सीवियरिटी ऑफ पनिशमेंट का मतलब है कि कितनी कठोर सजा होगी। तो इतनी बात तो अभी तक क्लियर भी नहीं हुई है और इसे जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल है। पहली लाइन में जब लिखा है कितने लोगों का अपराधी घोषित कर दिया गया है, तो अब कोर्ट जो है अगली सुनवाई में तय करेगा कि इन लोगों की सजा कितनी होगी, कितने साल की होगी। तो क्वांटम हुआ, सीवियरिटी नहीं हुई। ड्यूरेशन भी नहीं इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि क्वांटम और ड्यूरेशन का मीनिंग एक ही जैसा हो सकता है, फिर भी डेडिकेटेड वोकैब है ये क्वांटम ऑफ पनिशमेंट। इन अ प्री डॉन अटैक, प्री डॉन अटैक का मतलब है सवेरे भोर से पहले, मतलब वही 2, 3, 4 बजे के आसपास। ऑन जनवरी 1, 2008 a CRPF कैंप इन द यूपी सिटी was attacked
बाई मिलिटेंट्स, यूपी के किसी शहर में सीआरपीएफ के कैंप पर हमला कर दिया गया था कुछ मिलिटेंट्स के द्वारा। द लाइव्स ऑफ 7 जवान्स एंड रिक्शा। अब आप जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है वो ड्राइवर राइडर या चौफर नहीं होता, ड्राइवर राइडर नहीं होता सर। ड्राइवर कार को चलाएगा, राइडर मोटरसाइकिल को चला सकता है, चौफर जो है वो प्राइवेट ड्राइवर हो सकता है, पुलर होता है। रिक्शा वाला व्यक्ति रिक्शा चलाता नहीं है सर, रिक्शे को खींचता है, तो रिक्शा पुलर हो जाएगा। तो उस घटना में इतने लोग मर जाते हैं सर, द लाइव्स ऑफ 7 जवान्स एंड रिक्शा पुलर। फिर साथ ही साथ 8 पर्सन्स इंक्लूडिंग 3 सीआरपीएफ कांस्टेबल्स वर इंजर्ड। उस घटना में इतने लोग मर जाते हैं और 8 लोग, जिसमें 3 सीआरपीएफ के कांस्टेबल्स भी थे, वो लोग घायल हो जाते हैं। 37 का अभी तक मैंने आंसर तो बताया नहीं, अब बता रहा हूं सर। क्लेमिंग होगा, सीजिंग तो प्रॉपर्टी को जब्त करना हुआ, नैप करने का मतलब सर दबोच लेने से, पकड़ लेने से है, पकड़ना तो किसी को है नहीं, ना पकड़ा गया। अपलिफ्टिंग तो उत्थान करने से होता है। क्लेमिंग ही इस्तेमाल करें, कोई हमला हो और उस हमले में इतने लोग मर जाएं तो क्लेमिंग का ही इस्तेमाल करेंगे आप हमेशा, याद रखिए इस चीज को। फिर आगे बढ़िए। डिफेंस लॉयर एमएस खान सेड, जो डिफेंस के लॉयर थे, मतलब वो लॉयर जो चाहते थे कि इन लोगों को सजा ना दी जाए, क्योंकि कोर्ट ने सजा दी, सजा हमेशा प्रोसिक्यूशन वाला दिलाता है, डिफेंस वाला बचाने की कोशिश करता है। तो उन्होंने क्या कहा, डिफेंस लॉयर एमएस खान ने, दैट ही वाज रिलीव्ड, उन्हें इस बात की खुशी या संतोष था, रिलीफ से बना है रिलीफ, दैट 2 अक्यूज्ड हैव बीन एक्विटेड, क्योंकि मुकदमा 8 लोगों पे चलाया गया था ना, तो 2 लोगों को बरी कर दिया गया, अक्विट कर दिया गया है। कि उन्होंने कहा उन्हें इस बात से संतोष है कि 8 में से 6 लोगों को रिहा कर दिया गया है। फिर आगे का जो सेंटेंस है इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है, तो जिसने भी कहा है आगे उसका नाम आएगा। सबसे लास्ट में देखिए ही सेड लिखा है, ये डिफेंस लॉयर के लिए ही आया है ना। तो पढ़िए इसको। वी विल अपील अगेंस्ट, हम अपील करेंगे के खिलाफ, किसके खिलाफ सर अपील करेंगे? सर जो फैसला दिया होगा ना रामपुर के किसी कोर्ट ने, उसी फैसले के खिलाफ ही तो अपील करेंगे। जब कोई कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो अपील व्यक्ति के खिलाफ नहीं होती सर, अपील उस फैसले के खिलाफ होती है। तो वर्डिक्ट लगाइए, वर्डिक्ट का मतलब ही होता है फैसला। एंट्रीटी का मतलब तो संधि से हो सकता है। डिक्टेट का मतलब तो एक तरीके से कोई मनमाना फैसला। भले ही एमएस खान जो डिफेंस के लॉयर हैं उनको लग रहा हो कि रामपुर कोर्ट का फैसला मनमाना था, लेकिन डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई कभी भी कोर्ट के डिसीजन को डिक्टेट नहीं कह सकता। अब वो उसे वर्डिक्ट ही कहेगा, भले ही वो उसको अच्छा लगे या अच्छा ना लगे। स्टैच्यूट किसी लॉ को कहा जाता है, कानून को। तो फैसले के खिलाफ अपील की जाएगी, वर्डिक्ट का इस्तेमाल करिए। इन द हाई कोर्ट, क्यों? बिकॉज द has not been able to establish the link with each other or with लश्कर-ए-तैयबा, जो इंटरनेशनल टेररिस्ट आउटफिट है उसकी बात हो रही है। अब ऑपोजिशन, सर कोर्ट में जो 2 पक्ष होते हैं उनमें से किसी को ऑपोजिशन नहीं कहा जाता, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन कहा जाता है। आर्बिट्रेटर होगा नहीं, मध्यस्थ की क्या आवश्यकता है? मामला जब कोर्ट में है तो वहां कोई मध्यस्थ नहीं होता। ए और डी बेकार हो गए, अब सिर्फ बी और सी के बीच में फाइट है। खाली ये पता करना है कि कोर्ट को लेके ये बात कही गई है या प्रोसिक्यूशन को लेके। तो सर पढ़िए, मैं प्रोसिक्यूशन लगा रहा हूं, मैं जस्टिफाई भी करूंगा। बिकॉज द प्रोसिक्यूशन हैज नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश द लिंक विद ईच अदर, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन अभियोजन पक्ष है वो ये साबित नहीं कर सका। देखिए, साबित करने का काम कभी जज का नहीं होता, कोर्ट का नहीं होता, ये वकील लोगों का काम होता है, बचाव पक्ष या अभियोजन पक्ष का काम होता। कोर्ट का जो जज होता है या कोर्ट जो होता है वो सिर्फ हर चीज को सुनकर के फैसला सुनाता है, वो कोई एस्टैब्लिशमेंट नहीं करता, वो कुछ प्रूफ नहीं करता। प्रूफ करने का काम तो लॉयर्स का है, कोर्ट का नहीं। कोर्ट प्रूफ के आधार पर फैसला सुनाता है। इसीलिए आप प्रोसिक्यूशन को लिखिए, क्योंकि कहा ही यही जा रहा है कि हम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे, क्योंकि प्रोसिक्यूशन इस लिंक को स्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल नहीं रहा है कि इन लोगों का आपस में संबंध था या लश्कर-ए-तैयबा से संबंध था। तो इस तरीके से क्लोज टेस्ट ओवर हो जाता है। अपना अपना स्कोर मैसेज करें और आगे के सेक्शन को भी पढ़ लेते हैं। 41, 42 नरेशन पे बेस्ड है, इजी सेंटेंसेस है, पढ़िए। ही सेड टू मी आई ग्रेव दीज कैरेट्स माई सेल्फ।
कुछ नहीं करना सर, ग्रेव को आप हैड ग्रोन कर दीजिए, दीज को दोज कर दीजिए और माई सेल्फ को ही से बदल के हिमसेल्फ कर दीजिए। डी ऑप्शन हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट ही हैड ग्रोन, क्योंकि ग्रेव पास्ट इंडेफिनिट है, इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। हैड ग्रोन, दीज का दोज, कैरेट्स और माई सेल्फ भी ही के हिसाब से बदलिए, हिमसेल्फ हो जाएगा। डी ऑप्शन आंसर हो गया। 42 पढ़िए। शी सेड दैट शी हैड बीन वेटिंग देयर फॉर लॉन्ग टाइम। ये इनडायरेक्ट में लिखा गया सेंटेंस है और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। पीछे आपको लौटना है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस करना है। क्या करना है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। शी सेड आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्योंकि इनडायरेक्ट में अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो फिर डायरेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाना चाहिए। आई हैव बीन, है ना। चलिए इस तरीके से 41 42 हो जाते हैं। आगे वॉइस के क्वेश्चन है, उनको भी फटाफट अटेम्प्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए वॉइस का। ही वॉज ड्राइविंग द कार सो फास्ट, वो अपनी कार इतनी तेज चला रहा था, दैट इट स्किडेड, ये इट जो आया है कार के लिए आया है कि ये फिसल जाती है ऑन द स्नोई रोड, एक तरीके से बर्फ वाली सड़क होती है, वो घिसलते हुए चली जाती है, स्केट कर जाती है, कार स्केट कर जाती है, पहिए स्केट करते घिसल जाते हैं। तो आपको पैसिव में लेकर जाना है और दोनों ही हिस्सों को तो पैसिव में नहीं कर सकते क्योंकि इट स्किडेड में कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं। तो ही वॉज ड्राइविंग द कार का पैसिव बना दीजिए। द कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय हिम सो फास्ट दैट इट स्किडेड ऑन द स्नोई रोड। ऑप्शन नंबर सी को पकड़िए, है ना। मतलब वॉज बीइंग ड्रिवन, आपको बीइंग का ही तो इस्तेमाल करना चाहिए। आईएनजी फॉर्म का पैसिव बीइंग लगा के बनता है और टेंस नहीं बदलता है, तो कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। 42 देखिए। ही अरेंज्ड द फर्नीचर इन द हाउस अकॉर्डिंग टू द डेकोरेटर्स प्लान्स, मतलब डेकोरेटर ने जो प्लान बनाया था उसी के हिसाब से उसने घर में फर्नीचर को अरेंज कर दिया। ऑब्जेक्ट इसका फर्नीचर है तो द फर्नीचर वॉज अरेंज्ड का इस्तेमाल करिए। देखिए सर सारे ऑप्शंस गलत हैं। अरेंज्ड पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉज वर और थर्ड फॉर्म से बनता, कहीं पर वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म नहीं है वर अरेंज्ड दिया है बी में, तो फर्नीचर तो अनकाउंटेबल नाउन है ना सर, तो आप प्लूरल वर्ब कैसे लगा सकते हैं। और ए में तो वॉज के बाद बीइंग भी आ गया, बीइंग आने का मतलब कॉन्टिन्यूअस हुआ, कॉन्टिन्यूअस तो ये है नहीं तो वो होगा नहीं, डी ऑप्शन हो जाएगा। 45 पढ़िए। यू शुड हैव पास्ड द मेडिकल एग्जामिनेशन, अब शुड हैव पास्ड थर्ड फॉर्म हुआ, थर्ड फॉर्म का पैसे बीन लगा के बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए को पकड़ लीजिए, दी मेडिकल एग्जामिनेशन शुड हैव बीन पास्ड बाय यू। इस तरीके से तीनों वॉइस के क्वेश्चंस हो गए। यही तरीका है फटाफट इनको सॉल्व करने का, इससे गलत भी नहीं होगा और कम समय में अटेम्प्ट भी हो जाएगा। चलिए आखिरी 5 क्वेश्चंस बचे हैं कॉम्प्रिहेंशन के, उनको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट के 5 क्वेश्चंस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड हैं, इन्हें पढ़ते हैं। सामने एक पैराग्राफ है, फटाफट इसको पढ़ते हैं और समझते हैं ताकि क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व किया जा सके। दी इंस्टिंक्टिव मतलब एकदम से, अचानक, तुरंत। नेचुरल वे टू एक्सप्रेस एंगर इज टू रिस्पॉन्ड एग्रेसिवली, यही होता है। प्रायः जब किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो वो उस गुस्से को कैसे एक्सप्रेस करता है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति टूट पड़ता है, बहुत ही अग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है। जब आपको गुस्सा आता है तो जनरली आप सामने वाले व्यक्ति से कैसे बात करते हैं, गुस्से में ही बात करते हैं। यही नेचुरल वे है अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का। एंगर इज ए नेचुरल एडेप्टिव रिस्पॉन्स टू थ्रेट्स। देखिए एंगर एक स्वाभाविक एडेप्टिव रिस्पॉन्स, मतलब आप इसमें कुछ सीखेंगे भी। थ्रेट्स मतलब जो खतरा है। इट इंस्पायर्स पावरफुल ऑफन अग्रेसिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर विच अलाउ अस टू फाइट एंड टू डिफेंड आवरसेल्व्स व्हेन वी आर अटैक्ड। कहा जा रहा है कि जो गुस्सा है, एंगर है, इट इंस्पायर्स पावरफुल ऑफन अग्रेसिव फीलिंग्स एंड बिहेवियर, ये तमाम सारी चीज़ों को हमारे भीतर लेकर आता है जो हमें मदद देती हैं अपने आप को डिफेंड करने में जब कोई हम पर हमला कर रहा होता है या जब हम खतरे में होते हैं। ऑन द अदर हैंड वी कांट फिजिकली लैश आउट एट एवरी पर्सन। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि हम हमेशा जब भी कभी गुस्से में हो तो हमेशा सामने वाले व्यक्ति पर भड़क नहीं जाते हैं या फिजिकली उस पर हमला ही नहीं कर सकते। ऐसा तो नहीं होता है कि अगर आप गुस्सा हो तो सामने वाले व्यक्ति को मारने पीटने ही लगे, है ना, ऐसा नहीं होता हमेशा, हर बार तो ऐसा नहीं होता। लैश आउट एट का मतलब फिजिकली किसी को असॉल्ट करना, जो चीज़ हमें इरिटेट करे या अनॉय करे। लॉज, सोशल नॉर्म्स एंड कॉमन सेंस,
नियम, सामाजिक प्रतिबंध और जो अपना स्वयं का विवेक है, प्लेस लिमिट्स ऑन हाउ फार आर एंगर कैन टेक अस। ये सारी चीजें एक दायरा सेट करती हैं कि हमें अपने गुस्से को कितनी आगे तक ले जाना है या हमारा गुस्सा हमें कितनी आगे तक ले जा सकता है, हमको क्या क्या करना चाहिए अगर हम गुस्से में हो। लॉज, कानून, सोशल नॉर्म्स, कॉमन सेंस, इन सब से तय होता है कि गुस्सा कितना जायज है और किस प्रकार से उसे एक्सप्रेस करना जायज है। पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ बोथ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेस टू डील विद देयर एंग्री फीलिंग्स। लोग जो हैं जब गुस्से में होते हैं तो कई बार जानबूझकर, कॉन्शियस होकर के, कई बार अनजाने में अपने एंगर को या फिर एक तरीके से जो गुस्सा है उनके भीतर उससे पेश आते हैं। कई बार अनजाने में वो बहुत उखड़ जाते हैं, कई बार जानबूझकर हम उखड़ते हैं, कई बार अनजाने में हमारा गुस्सा दब जाता है, कई बार हम उसे जानबूझकर दबाते हैं। ये डील करने की बात हो गई। द 3 मेन अप्रोचेस आर एक्सप्रेसिंग, सप्रेसिंग एंड कामिंग। एंगर को डील करने के 3 तरीके हैं। एक, आप अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें, दूसरा आप अपने गुस्से को दबा दें, और तीसरा आप अपने गुस्से को शांत कर लें, है ना। अपने गुस्से को एक्सप्रेस करें, दूसरा उसे दबा दें, सप्रेस करें, और तीसरा गुस्से को शांत कर दें। एक्सप्रेसिंग योर एंग्री फीलिंग्स इज इन एन असर्टिव नॉट अग्रेसिव मैनर इज द हेल्दीएस्ट वे टू एक्सप्रेस एंगर। कोई कह रहा है कि अपने गुस्से को एक्सप्रेस करना असर्टिव तरीके से। असर्टिव का मतलब विद कॉन्फिडेंस, जब आपको लगे कि आप सही हैं, नॉट अग्रेसिव, भड़कते हुए नहीं। देखिए, असर्ट करना और अग्रेशन दोनों में अंतर है। अग्रेशन में आप गुस्सा करेंगे, असर्ट में आप कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रखेंगे। यही सही तरीका है अपने एंगर को एक्सप्रेस करने का, अपने गुस्से को एक्सप्रेस करने का, कि आप जिस बात से गुस्सा है यदि वो सत्य है तो आप उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सामने वाले व्यक्ति के आगे रखें, लेकिन बहुत भड़कते हुए नहीं। बीइंग असर्टिव डज नॉट मीन बीइंग पुशी और डिमांडिंग। मतलब असर्टिव होने का ये मतलब नहीं कि आप कोई मांग कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, भड़क रहे हैं, किसी को किसी प्रकार से पुश कर रहे हैं, बाध्य कर रहे हैं। इट मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल, इट मीन्स बीइंग रिस्पेक्टफुल ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। इसका मतलब है कि आप स्वयं के प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहें और सामने वाले व्यक्ति के प्रति भी रिस्पेक्टफुल रहें। भले ही आप उससे गुस्सा है, लेकिन अपमान ना करें उसका, उसके आत्मसम्मान का अपमान ना करें एक तरीके से। फिर एंगर कैन बी सप्रेस्ड, गुस्से को दबाया भी जा सकता है, एंड देन कन्वर्टेड और रीडायरेक्टेड। कन्वर्ट करने का मतलब है कि गुस्से को दबाया गया, फिर उसे शांत कर दिया गया। और रीडायरेक्टेड का मतलब है कि आप गुस्सा किसी और वस्तु या व्यक्ति से हुए थे और गुस्सा दिखा दिया आपने किसी और व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर, है ना, रीडायरेक्ट कर दिया गया। दिस हैपेंस व्हेन यू होल्ड इन योर एंगर। ये तभी हो सकता है चाहे एंगर को सप्रेस करने की बात हो या रीडायरेक्ट करने की बात हो, है ना। ये तभी हो सकता है जब आप अपने गुस्से को कुछ देर रोक लें। अगर रोक लेंगे तभी तो आप अपने गुस्से को दबा ले जाएंगे या उस गुस्से को मन में भरे रखेंगे और किसी और व्यक्ति या वस्तु पर उस गुस्से को निकालेंगे। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट एंड फोकस ऑन समथिंग पॉजिटिव। इसके बारे में विचार करना कि आप गुस्सा हुए हैं छोड़ दें और कुछ सकारात्मक विचार करना शुरू कर दें। कुल मिलाकर के एंगर को कंस्ट्रक्टिव तरीके से कैसे एक्सप्रेस करना है, और सबसे अच्छी बात पे जोर दिया गया है कि आप अपने एंगर को एक्सप्रेस करें, बस अग्रेसिवली नहीं बल्कि असर्टिवली। अग्रेशन के साथ नहीं बल्कि असर्ट करते हुए अपनी बात को रखें। ये साबित करें कि आप क्यों गुस्सा हैं, जायज साबित करें, है ना, सही तरीके से। किसी दूसरे व्यक्ति के आत्मसम्मान के साथ खिलवाड़ भी ना करें। ये सारी बातें बताई गई हैं। क्वेश्चन नंबर 46 यहां दिया है, पढ़ लीजिए। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर कैन वन सप्रेस एंगर। कैसे कोई ऑथर के मुताबिक अपने गुस्से को सप्रेस कर सकता है? अभी मैंने बताया, गुस्से को होल्ड करके, होल्ड करेंगे, गुस्से को सप्रेस कर लेंगे, फिर चाहे उसे कन्वर्ट कर दें या फिर रीडायरेक्ट कर दें। तो ये 46 का आंसर हो गया। चलिए फटाफट 4 और क्वेश्चंस बचे हैं, उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। 47, अकॉर्डिंग टू द ऑथर हाउ शुड पीपल डील विद देयर एंगर। ऑथर ने क्या बताया है कि गुस्से से कैसे डील करना है? अग्रेसिवली नहीं सर, असर्टिवली डील करना है। अपनी बात को असर्शन के साथ कहें, डी ऑप्शन हो जाएगा। अग्रेशन को तो पकड़ने से, अपनाने से मना किया है ऑथर ने, तो डी आंसर हो जाएगा। 48 देखिए, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय बीइंग असर्टिव।
जब ऑथर ने असर्टिव होने की बात की तो क्या मतलब था? बीइंग डिमांडिंग नहीं, बीइंग पुशी नहीं, बीइंग रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब जब आप बेचैन हो नहीं सर। असर्टिव होने का मतलब है कि आप रिस्पेक्ट के साथ अपनी बात को दूसरे के आगे रखें, उसका भी सम्मान करें और अपना भी सम्मान बनाए रखें। डी ऑप्शन हो जाएगा। 49 को देखिए, हाउ डज अ पर्सन नेचुरली एक्सप्रेस एंगर। शुरुआत की लाइन का क्वेश्चन है कि प्रायः हम अपने एंगर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं? अग्रेशन के साथ, है ना। हम तो अग्रेसिव ही हो जाते हैं। ऑथर ने बताया है कि असर्टिव होकर के पेश आए, अग्रेशन हमारा व्यवहार है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 50 यानी लास्ट क्वेश्चन देखिए इस पैराग्राफ का या फिर आज के सेशन का, वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस लिमिट ऑन हाउ फार वी कैन टेक आवर एंगर। कॉमन सेंस, लॉ, कॉमन सेंस, सोशल नॉर्म्स, इनकी ही तो बात की गई थी। तो लॉ तो है नहीं, हाँ, सोशल नॉर्म्स भी नहीं है, कॉमन सेंस है, तो कॉमन सेंस को पकड़ करके बोलिए। चलिए, तो इस तरीके से ये आखिरी क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है। इससे पहले कि आप सब इस सेशन को क्विट करें, मैं बता दूं कि कल भी आप लोगों को एक एसटी जो है अपलोड करके दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पे, और संडे को उसका डिस्कशन कराया जाएगा, ठीक है। और आपको अगर ये सेशन अच्छा लगा हो तो फिर आप अपने अपने कमेंट्स दें मेरे को, है ना। प्लीज़ इसे लाइक भी करें और हो सके तो इस वीडियो को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, अपना अपना ध्यान रखें। और डेली वोकैब का सेशन रोज हो रहा है, तो कल भी होगा। कल मॉर्निंग में समवेयर अराउंड 10 AM या फिर 11 AM, जो भी होगा आपको पहले ही सूचित कर दिया जाएगा, उस हिसाब से होगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।